नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन की गाथा कि अब चक्कर ये है कि क्या इसमें बेईमानी बोला जाए, क्या कंट्रोल बोला जाए। ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही ऐसा काम कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलेक्शन सिस्टम को एक पार्टी विशेष के इंस्ट्रूमेंट के यूज़ की तरह से यूज़ किया जाए। आज राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले जी ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के इलेक्शन के मद्देनज़र। ये तीनों लोग ही ये तीनों लोग उस गठबंधन के पार्टनर थे जिन्होंने महाराष्ट्र में एक साथ इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा साथ साथ लड़ा था। एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस। राहुल गांधी ने उस पर बहुत सी मतलब इन तीनों लोगों ने बहुत ही बातें साफ साफ की जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि महाराष्ट्र में आपके कुल वोटर 9 करोड़ 70 लाख हैं और महाराष्ट्र की कुल पॉपुलेशन जो वयस्क हैं, जो एडल्ट हैं 18 साल से ऊपर, वो 9 करोड़ 54 लाख हैं। तो कौन ये मतलब ये जो पॉपुलेशन से ज़्यादा आपके वोटर कैसे हो जा रहे हैं। मैं इन सवालों पे आऊँ उससे पहले मैं थोड़ा आपको एक ब्रीफ कर दूं कि ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है और ये इलेक्शन कहाँ पे क्या क्या चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो लग रही। मैं उस पर भी बात करूँगा जो राहुल गांधी ने आज बात की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बहुत ही मतलब अब उससे बच नहीं सकता है इलेक्शन कमीशन। जितने दिन ढीठ बन के उनका जवाब दे न दे, लेकिन एक दिन तो इसका जवाब देना ही पड़ेगा और ये सब जो बेईमानी हुई है वो सामने आएगी। पहले तो ये समझ लीजिए कि अब इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय इलेक्शन कमीशन हो गया है, जिसमें सीनियर मोस्ट जो व्यक्ति होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाता है, सीईसी। लेकिन वोट तीनों के बराबर होते हैं। सीईसी को बहुत सी इम्यूनिटीज़ हैं जो दोनों इलेक्शन कमीशन को पहले तो नहीं थी लेकिन अब शायद हो गई हैं। अब सीईसी का टर्म जो मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो तीनों हैं उनका टर्म होता है 6 साल या 65 वर्षों की आयु जो भी पहले हो। अगर आप 65 साल से कम है और 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है तो आपको रिटायर होना होगा, या आपका कार्यकाल तो 6 साल का है लेकिन उससे पहले ही आप 65 साल के हो जाए तब भी आप रिटायर हो जाएंगे। इसी श्रेणी में अनूप चंद पांडे आते थे जो अभी फरवरी 2024 में रिटायर हुए थे। ये लोग दे आर वेरी वेल पेड, मतलब देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके बराबर इनकी सैलरी होती है, करीब 3.5 लाख रुपए सैलरी और फिर पर्क्स और अलाउंसेस अलग से होते हैं। जो राजीव कुमार साहब हैं ये इस देश के 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मई 2022 से हैं और इस महीने वो उनका रिटायरमेंट ड्यू है। अब कुछ अजीब सी चीज़ें हुई इलेक्शन कमीशन में और उसका आंसर तो नहीं है, उस पर सिर्फ अटकलें हैं। आंसर तो जो ये मांगा जा रहा है कि हमें महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दो, लेकिन अटकलों पे भी जरा बात कर लें। एक अजीब सी स्थिति होती है। अरुण गोयल जी जो 9 मार्च 2024 को रिजाइन कर देते हैं। अब वो 9 मार्च 2024 को क्यों रिजाइन कर देते हैं ये नहीं पता है। उनका कार्यकाल 9 दिसंबर 2027 तक था। वो फरवरी 2025 में राजीव कुमार साहब के रिटायरमेंट के बाद वो चीफ इलेक्शन कमीशन बन जाते और वो फिर उसके बाद अगले 2-2.5 साल तक इलेक्शन कमिश्नर रहते। इसका आंसर कुछ नहीं है और इसका आंसर क्योंकि उनको जिस तरह से झटपट उन्होंने इस्तीफा देके फिर उस इलेक्शन कमीशन बने थे, फिर इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने एकदम से इस्तीफा दे दिया पर्सनल कारण से, और वो डेट्स भी मैं बताऊंगा क्योंकि डेट सामने थी। वो 9 मार्च को वो इस्तीफा देते हैं। ये भी एक अजीब सी चीज़ है कि 9 मार्च को इस्तीफा देते हैं। 14 मार्च को मतलब 5 ही दिन बाद 2 नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाते हैं। उससे पहले वो सब फॉर्मेलिटी हो जाती है कि सर्च कमेटी और एक जो आप उसको ढोंगी बोलेंगे, जो एक बैठती है कमेटी
मतलब अपॉइंटमेंट कमेटी 3 सदस्य, वो सब हो जाता है। तो 9 को इनका इस्तीफा, 14 को ये अपॉइंट और 16 मार्च को इलेक्शन अनाउंस। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, घर में आपके जो ड्राइवर साहब होते हैं, आपके घर में जो मेड बर्तन साफ करने आती है, वो भी अगर कहती है कि मैं वो ना, तो आप कहते हैं नहीं भैया 1 हफ्ता 10 दिन जरा ये हो जाए, उसके बाद छुट्टी करना या उसके बाद छोड़ना। ये IAS अफसर हैं, कैन जस्ट वन फाइन मॉर्निंग ही फाइंड्स कि नहीं मैं आप इस्तीफा दे दूंगा और चले जाएंगे। किसी ना किसी की मिली भगत है ना। 9 मार्च को हाउ ही कैन बी रिलीव्ड अगर 16 मार्च को आपको इलेक्शन अनाउंस हो रहा है। लोकसभा इलेक्शन है, पहले से पता है। जब आप अपॉइंट हुए थे 2022 में, तब भी आपको पता था कि इलेक्शन होने जा रहा है, तो आप क्यों इस पे आए थे? तो ये सब कुछ अनसुलझे। और उसके ऊपर पर्सनल होता कि भाई नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा, अब तो मैं घर में रहूंगा, किताबें लिखूंगा। नहीं, आपका मन तो बहुत बच्चा है जी, व्याकुल मन है। 3 अक्टूबर 2024 को आप क्रोएशिया के एम्बेसडर नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो ऐसा क्या था कि आपको आपने इस्तीफा दिया और 2 नए लोग आपकी जगह नियुक्त हुए? मतलब एक तो वैकेंसी चल रही थी, एक और हुए। इससे पहले अनूप चंद पांडे का कार्यकाल खत्म हो गया था, वो फरवरी, और जबकि वो फरवरी में चले गए थे। ये भी एक निकम्मापना है। ये पता है कि 2024 में इलेक्शन होना है। ये भी जिस दिन अनूप कुमार पांडे 14 फरवरी 2024 को जब वो इस्तीफा, मतलब जब वो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके 4-5 साल पहले जब वो नियुक्त हुए, तो उस दिन ही पता लग गया था कि इस दिन ये होंगे, ये रिक्त होगी जगह। तो उसमें क्या आपने क्या किया, क्यों नहीं दूसरी नियुक्ति की? एक और उदाहरण दे दो, अशोक लवासा जी 23 जनवरी 2019 में वो इलेक्शन कमिश्नर बन गए। उसके बाद मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं, जब इलेक्शन हुआ 2019 का, तो उन्होंने 6 मोदी जी के अगेंस्ट की थी, वायलेशन ऑफ इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब चूंकि वहां 3 सदस्य होती है, 2 सदस्यों ने उसको नहीं माना, ये अकेले पड़ गए। और उसके बाद जब इन्होंने कहा कि अब इनका स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन की आपस की मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 लोग एक तरफ होते हैं, मैं अकेला रहता हूं, बात भी सुनने को नहीं तैयार रहते हैं, तो क्या जाऊं। ये इलेक्शन की मीटिंग में जाना बंद कर दिए थे। और जब इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में जाना बंद कर दिए, तो जानकारी के लिए सिर्फ आपको बता दूं, इनकी वाइफ जो है नोवेलिस लवासा, उनको सितंबर-अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स के नोटिस आने लगे और थक हार के इन्होंने रिजाइन दे दिया था दिसंबर 2020 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जबकि ये चीफ इलेक्शन कमीशन बन जाते, लेकिन नहीं, इनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि बीवी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि छोड़ेंगे नहीं। फिर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट बना के ये चले गए थे, कुछ इस तरह से इन्होंने किया था। ये जो अभी हमारे अरुण गोयल जी ने जब इस्तीफा दिया, तो 2 लोग, ज्ञानेश कुमार जी और सुखबीर सिंह संधू साहब, 14 मार्च 2024 में काबिज होते हैं और 16 मार्च को इलेक्शन अनाउंस हो जाता है। तो कितना इनको एक्सपीरियंस है, कितना इनको एक्सपोजर है, यह हम और आप अच्छी तरह से आप लोग सोच सकते हैं। मैं एक और चीज़ कह के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। ये सारा कुछ जो है ना, ये सारा कुछ तैयारी 2014 में मोदी जी जब मई में शपथ किया, उसके बाद से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। और जो इलेक्शन कमिश्नर हमारे हैं, वो उनसे मतलब उनसे कुछ कहो, वो कहते हैं ना कि उनसे कहो प्रणाम करने को, तो ज़मीन पे लेट जाने का, दंडवत करने लगते हैं। कुछ उस तरह का काम हमारे इलेक्शन कमीशन में भी हुआ। मैंने इस पर एक एपिसोड बहुत पहले किया था। मोदी जी ने एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक इलेक्शन चल रहा था विधानसभा वक्त, तो उन्होंने एक रिलैक्सेशन मांगा था कि भाई हमें वहाँ जाना है, कुछ सरकारी काम है, एज प्राइम मिनिस्टर फिर मैं कैंपेन करूँगा, तो मुझे इसका उन्होंने मांगा था एक एक्सेप्शन। ये मैं इंस्ट्रक्शन सीरियल नंबर 88 लगा दे रहा हूँ, ECI का लेटर डेटेड 7/10/24। ये कहता है, इन रेफरेंस टू योर रियो लेटर डेटेड 7 अक्टूबर 2014 एड्रेस टू श्री विनोद जुत्छी, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑन द सब्जेक्ट साइटेड, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट
that after considering the matter, the commission has decided to exempt the Prime Minister from the operation of the Model Code of Conduct provision pertaining to the combining of the official visit with electioning visit in the current case and for all future elections. मांगा क्या था एक, उन्होंने पूरे ताजीवन के लिए दे दिया। तब मोदी जी तो इलेक्शन उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर है। यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या हुआ है, जो बहुत ही विचित्र बात है, जो आज मतलब उन्होंने सबके उसमें कही, महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2024 मई में, विधानसभा इलेक्शन 2019, फिर से समझिए, विधानसभा इलेक्शन 2019 महाराष्ट्र में, और विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन 2024, नॉट विधानसभा, विधानसभा इलेक्शन 2019 के बाद जो अगला मेजर इलेक्शन था विधानसभा और लोकसभा, वो लोकसभा था। लोकसभा इलेक्शन 2024 के बीच में 32 लाख नए मतदाता ऐड हुए थे। ठीक है, इतने होंगे, साल का मोटे तौर पे 6 लाख। लेकिन लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 जो 5 महीने के अंतराल पे था, वो कितने अंतराल पे था? 60 महीना। ये 5 महीने के अंतराल पे था। इस पे 39 लाख 39 लाख नए मतदाता ऐड कर लिए गए। कुछ अजीब सी फिगर नहीं लग रही है? 60 महीने में 32 लाख, 5 महीने में 39 लाख। और ये राहुल गांधी कहते हैं कि भाई ये तो पूरी हिमाचल के जो वोटर हैं उतने ही वोटर आपने लाके यहां डाल दिए, करीब इतने ही वोटर हिमाचल में हैं। अब जो ज्यादा जहां पे ये एक राहुल गांधी कहते हैं कि क्यों हम लोगों को लग रहा है कि ये क्या हुआ है, दूसरा कुछ वोट हटा भी दिए गए। अच्छा, ये मैं प्रक्रिया आपको बता दूं क्योंकि फिर आपको समझना आसान होगा। हर पोलिंग बूथ का एक बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। हर पोलिंग बूथ का एक बीएलओ होगा, वो उसी एरिया का रहना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये भी जरूरी है कि वो किसी ना किसी तरह से सरकारी कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, प्राइमरी स्कूल, मतलब कहीं ना कहीं वो सरकारी उसका हो, जिससे सरकार के ऊपर उसका कंट्रोल हो। बीएलओ साहब ज्यादातर 90% आप देखें, बीएलओ साहब अपने फोन पे एक ऐप डाउनलोड करके चलते हैं और उसी से वो लोगों को जोड़ते घटाते हैं। और वो वहां पे कुछ ये नहीं मांगा जाता है कि आप किसने किया किसने किया, ये सब फिक्टिशियस आ रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस पर अभी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि ये कामठी विधानसभा है। कामठी विधानसभा में लोकसभा का, अच्छा ये भी समझ लीजिए कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है कहीं पे भी देश में, तो काउंटिंग विधानसभा वाइज होती है। एक लोकसभा के नीचे, जैसे उत्तर प्रदेश में 5 विधानसभाएं हैं, बिहार में शायद 8 हैं, महाराष्ट्र में जो भी नंबर है, बिहार में शायद 5 या 6 हैं, नहीं 7 हैं। तो 7, मोटे तौर पे 7 विधानसभाएं का अलग अलग काउंटिंग होगी। तो आपको पता लग जाता है कि किस विधानसभा में किसको कितने वोट मिले। कामठी विधानसभा में वो कांग्रेस को लोकसभा में वोट मिले 1,36,000, विधानसभा में वोट मिले 1,34,000, वोट करीब करीब बराबर है। और यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि ज्यादातर जगह जहां हमारा इस तरह का परफॉर्मेंस था, वोट हमारे कम नहीं हुए हैं, हम जितने थे उतने ही। लेकिन 35,000 वोट यहां बढ़ गए कांठी में, किसके? बीजेपी के। बीजेपी को लोकसभा में 1,35,000 वोट बढ़े, नए वोटर ऐड हुए, 35,000 वोट केवल यहां। और बीजेपी के वोट कितने बढ़े? 1,09,000 से 1,75,000 हो गए। इसी तरह से और जगह भी बाकी जो विपक्ष है उसके वोट जितने लोकसभा में थे, लोग उससे भागे नहीं, लोग गुस्सा नहीं हुए, उनके वोट उतने ही थे। लेकिन बीजेपी के वोट बहुत बढ़ गए, क्योंकि वो जो बीजेपी ने 39 लाख नए लोगों को अपने यहाँ डाला, वो इतने सिस्टमेटिक करके डाला कि कहाँ कहाँ हमारी वो थी, कहाँ क्लोज थे, हम कहाँ जीत सकते हैं, वहीं पर उन्होंने उन लोगों का नाम वहाँ किया। अब क्या है, राहुल गांधी का कहना है कि जो विपक्ष है वो इलेक्शन कमीशन से ये कह रहा है कि भैया हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दो 2024 और विधानसभा की वोटर लिस्ट दे दो 2024। अब इसके अगेंस्ट में चाहे वो ट्रोल हो चाहे सरकार हो, घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। भाई देखिए, आपको तो इंडिविजुअली दिया जाता है, और फिर अब इंडिविजुअली जो दिया जाता है जो भी वो
राहुल गांधी बहुत सही बात कह रहे हैं, वो सेंट्रलाइज नहीं है, एक नहीं है। ये तो आजकल एक वन क्लिक ऑफ लैपटॉप, एक कंप्यूटर के माउस के एक क्लिक से सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती हैं लिस्ट, वो डिसेंट्रलाइज दी जाती हैं, एक एक विधानसभा वाइज, उनको वो करना मुश्किल है। और इसको एक वजह और भी है कि इलेक्शन कमीशन मानेगा नहीं, सॉफ्ट कॉपी देने में क्या हर्ज है आपको। तो एक तो ये मांगा जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कान पे में तेल डाल के पड़ा, वो इस पर जवाब ही नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, कोई ये नहीं कहा जा रहा है रैगिंग हुई है, लेकिन आप जब जवाब नहीं दे रहे हैं तो मन में शंका हो रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब वोटर्स डिलीट भी किए गए, वोटर्स एक बूथ से दूसरे बूथ में ट्रांसफर भी किए गए। जैसे कहीं किसी का बहुत अच्छा चल रहा है तो उसने क्या बूथ को दूसरे बूथ में फेंक दिया गया, अब वो वहां तक जाएं। और ये ज्यादा हुआ है SC/ST कम्युनिटी के लोगों के साथ, ये राहुल गांधी का आरोप है। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल साइलेंट है इस पे, वो बार बार मांग रहे हो, कह रहे हैं हाँ ठीक है अब वहां से ले लो जी, अरे भाई ले लो जी, फिर से दे दो, इसमें दिक्कत क्या है, आपके पास सारे डेटा तो क्लिक ऑफ द माउस पे हैं। नॉट अब, और ये राहुल गांधी बार बार स्पष्ट करते कि कोई आरोप नहीं है, लेकिन हमें ये चाहिए और हम इसको ये डेटा हमें चाहिए। और ये चीज बिल्कुल सही बात है कि भाई ये तो ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन है कि वो ये डेटा प्रोवाइड कर दे। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो डेटा, जो पूरी चुनावी प्रक्रिया हो, ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को लगे कि भाई इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। ये कोई विपक्ष की या पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी नहीं है कि नहीं वो हुआ है। अरे ये तो इलेक्शन कमीशन साहब आपकी जिम्मेदारी है कि ये कैसे हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं जो बड़ा क्वेश्चन है, जो बिग पजल है, अभी तो हमारे पास उसका कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है। क्योंकि जो कह रहे हैं बिग पजल, बड़ा जो गड़बड़ है, कितने लोगों के वोट के नाम डिलीट हुए हैं। और क्योंकि ये वो कह रहे हैं कि हम लोग को ये पता है कितने लोग ऐड हुए, कितने लोग डिलीट हुए, इसका कोई डेटा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है, ये तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका उठती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देर सवेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इलेक्शन कमीशन को ये लिस्ट देनी पड़ेगी। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं रह जाएगा जुडिशियल, मतलब कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाने से, लेकिन हिंदुस्तान में भी कोर्ट कचहरी इतने धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करते हैं कि उसका जो महत्व है वही खत्म हो जाता है। लेकिन स्टिल अगर महाराष्ट्र में इस तरह की लिस्ट नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन द्वारा महाराष्ट्र की, तो मेरे ख्याल में आने वाले समय में ये एक बड़ा इशू होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।